नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 47वां क्लास है। तो अगर आप लोग जो है वो स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से देखिए और उसका नोट्स बनाइए। और एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई में होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग जो एकदम अच्छे तरीके से टाइम मिला है आप लोग को तो इसका यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अपना मनोबल को गिरा लेना है कि अभी तो एग्जाम में बहुत दिन है। बहुत दिन नहीं है, देखते देखते टाइम आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कि वसा और तेल है। वसा और तेल क्या है? क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है या लिपिड है या इनमें से कोई नहीं? वसा और तेल क्या है? तो वसा और तेल क्या हो जाएगा? तो वसा और तेल लिपिड है। क्या है? तो लिपिड है। लिपिड क्यों है? तो वसा और तेल क्या होता है? तो ये पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है? तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तेल वगैरह को देखते होंगे आप कि क्या होता है, तो पानी के ऊपर ऊपर जो है वो तैरने लगता है, यानी कि उसमें घुलता नहीं है। और ये क्या करता है? तो ये कार्बनिक पदार्थ में घुल जाता है। तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलनशील होता है और कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लिपिड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो लिपिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से वायरस से होने वाले रोग कौन है? इनमें से बताना है कि वायरस से होने वाले रोग कौन है। क्या मलेरिया है या क्षय रोग है या चेचक है या डायरिया है? वायरस से होने वाले रोग इनमें से कौन है? तो वायरस से होने वाले रोग इनमें से क्या हो जाएगा? चेचक। क्या? तो चेचक, यानी कि जो हम लोग अपनी भाषा बिहार में क्या बोला जाता है कि माता जी हो गए हैं, यानी कि चेचक, उसी को क्या कहा जाता है? तो चेचक कहा जाता है। तो ये वायरस से होने वाले रोग जो होगा वो चेचक हो जाएगा। ये क्षय रोग यानी कि टीबी की बात करें तो टीबी जो होता है किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। विषाणु नहीं, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो ये किसके कारण होता है? क्षय रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। डायरिया की बात कर ले तो डायरिया का कोई खास कारण नहीं है। इसको जो है होने का कारण क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा में कोई आदमी जो है दवा वगैरह खाता है, किसी किसी का देखते हैं कि दवाई बहुत दिन दिन तक चलते रहता है, तो उस स्थिति में डायरिया होने की ज्यादा संभावना होती है। या फिर फूड पॉइजनिंग, मतलब कि अच्छा भोजन नहीं करने के कारण भी डायरिया होता है। और जब डायरिया होता है तो क्या होता है? उल्टी आती है। क्या होता है? वजन कमने लग जाता है। ये बॉडी वगैरह गर्म रहती है। ये ज्यादा दिन तक नहीं रहती है डायरिया, ठीक है। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? तो प्रोटोजुआ नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन सी का जो है वो सबसे अच्छा स्रोत कौन है? क्या आंवला है, पपीता है, अंगूर है या फिर अमरूद है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन है? तो कौन हो जाएगा? आंवला। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में। इसके अलावे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो संतरा में भी पाया जाता है, नींबू, ये सब में जो है वो पाया जाता है। किसमें? तो संतरा, नींबू, ये सब में क्या होता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या कोशिका गठन का या जीवों और वातावरण के बीच संबंध का या जीवित और निर्जीव चीजों के बीच के संबंध का या इनमें से कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जीव और उनके वातावरण के बीच संबंध का, जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन सा है? इन चार जोड़ा में से बताना है कि प्राथमिक वनस्पतिक पोषक तत्व कौन सा है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के पोषण के लिए 17 जो है वो तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो खास होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? क्या फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम या मैग्नीशियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन या फास्फोरस, पोटेशियम या नाइट्रोजन या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इनमें से बताना है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व कौन सा है। पोषक तत्व अगर उसको मिलेगा अच्छे तरीके से तो क्या होता है, तो उत्पादन जो होता है वो अच्छा होगा। क्या होगा, तो ये प्राथमिक कौन हो जाएगा, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये कहाँ से, जड़ से प्राप्त होती है, यानी कि मिट्टी से, है ना। जड़ के द्वारा किससे प्राप्त होती है, तो मिट्टी से प्राप्त होती है। और बात हम कर लेते हैं किसका, तो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, पेड़ पौधे को हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, तो ये हवा एवं जल से, यानी कि वायु एवं जल से प्राप्त होता है, वायु एवं जल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि सूर्य के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो बेहतर होता है, ऐसा क्यों। सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के संपर्क में क्या होता है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होता है, ऐसा क्यों होता है। क्या अवरक्त प्रकाश शरीर की बैक्टीरिया को मार देती है, या प्रतिरोध की शक्ति को बढ़ा देती है, या फिर त्वचा के वर्णक कोशिका उत्तेजित होती है और स्वास्थ्य टैन का उत्पादन होता है, या फिर पराबैंगनी किरणों त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि पराबैंगनी किरणें जो होता है वो त्वचा के तेल को क्या करता है, तो ये विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। क्या करती है, तो विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। और इससे सूर्य के प्रकाश में जब आप खड़ा होते हैं तो क्या होता है, मतलब बॉडी अच्छा फील करने लगता है, ऐसा लगता है कि अब शरीर में जान आ गया है। तो इम्यूनिटी पावर को भी क्या करती है, बढ़ाती है और रोगों से रक्षा दिलाती है। ठीक है, अगला है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। पेयजल को मतलब पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या मिट्टी की कणों के जमावट के लिए, या बैक्टीरिया को मारने के लिए, या फिर नमक हटाने के लिए, या गैसों को दूर करने के लिए। किसका प्रयोग क्यों किया जाता है, फिटकरी का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए। तो क्यों किया जाता है, तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्यों, बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। अगला कह रहा है कि कितने लाल रक्त कणिकाओं को अस्थिमज्जा हर सेकेंड जो है वो उत्पादन करती है। कितने लाल रक्त कणिका को अस्थिमज्जा हर सेकेंड उत्पादन करती है। क्या 5 मिलियन, या 7 मिलियन, या 10 मिलियन, या 12 मिलियन। कितना मिलियन, तो ये 5 मिलियन हर सेकेंड जो होता है, 5 मिलियन जो होता है वो लाल रक्त कणिका को क्या करती है, तो उत्पादित करती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। वही पूछ रहा है कि हर सेकेंड में कितना करता है निर्माण, तो ये 5 मिलियन करता है। कितना, 5 मिलियन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इबोला क्या है। इबोला क्या है, क्या एक वायरस है, या एक बैक्टीरिया है, या कवक है, या प्रोटोजोआ है। इबोला क्या है, तो इबोला क्या है, तो इबोला एक तरह का क्या है, वायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्का छींके का मनुष्य में प्रकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण होती है। शुष्का छींकेप जो होता है मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण होती है। क्या के, डी, ए, या फिर सी, किसके कारण होती है। तो ये किसके कारण होती है, तो ये डी के कारण होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। क्या क्लस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, या एसिटोबैक्टर एसिटिक, या फिर बैक्टीरियम लैक्टेरियम, या फिर लैक्टिक एसिड, किसके द्वारा होता है। तो ये सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, किसकी सहायता से, तो एसिटोबैक्टर एसिटिक के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला है कि ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है, ऑयल गैस किसका मिश्रण है। क्या संतृप्त ऑक्सीजन का, या संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, या फिर असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन का। तो ये ऑयल गैस किसका है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है कि गन मेटल मिश्रण है। गन मेटल जो है वो किसका मिश्रण है? गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल को लाल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो लाल मेटल के नाम से भी जाना जाता है, लाल मेटल। और इसका उपयोग जो होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये बंदूक वगैरह बनाने में, ठीक है। गन मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा, टीन एवं जस्ता। तांबा, टीन एवं जिंक का किसका है? तांबा, टीन एवं जिंक का मिश्रण है। अगला है कौन सा अधिक सक्रिय तत्व है? सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व कौन सा है? क्या हाइड्रोजन, तांबा, पोटेशियम या फिर सोडियम? सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व इन चार में से कौन है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व मतलब क्या कि जल्दी एक्टिव हो जाता है, किसी के साथ जल्दी क्रिया कर लेता है। यही से जो है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? तो ये क्योंकि ये जो होता है अगर बाहर में रहेगा तो जल्दी से क्रिया करके जल उठेगा, ठीक है। तो ये कौन सा अधिक सक्रिय तत्व है? तो ये पोटेशियम हो जाएगा। अब पोटेशियम से थोड़ा कम जो होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक पूछ रहा था इसलिए पोटेशियम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? क्या सोडा ग्लास को जाना जाता है, या पायरेक्स ग्लास को, या जेना ग्लास को, या क्राउन ग्लास को? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोडा ग्लास को। किसको? तो सोडा ग्लास को जाना जाता है। सॉफ्ट ग्लास को सोडा ग्लास कहिए या फिर साधारण ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो सॉफ्ट ग्लास को सोडा ग्लास या साधारण ग्लास, इसको साधारण ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज जो होता है वो काफी मात्रा में होता है। इसका यूज कैसे कहाँ होता है? तो ज्यादा मात्रा में होता है। सॉफ्ट ग्लास कहिए या साधारण ग्लास कहिए, या फिर क्या इसे नरम कांच के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जब गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाता है, इसलिए इसको नरम कांच के नाम से भी जाना जाता है। नरम कांच के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये साधारण ग्लास कहिए या फिर सोडा ग्लास कहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शल्य क्रिया में जैसे हाथ टूट जाता है तो बैंडेज बनवाया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि शल्य क्रिया में पट्टी बंधवाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या कैल्शियम सल्फेट का, या कैल्शियम क्लोराइड का, या एल्यूमिनियम सल्फेट का, या फिर कैल्शियम सल्फेट का? शल्य क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का कहीं कहीं जो होता है वो नाम दे दिया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम होता है हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो होता है ये सूखता है तो एकदम मुड़ता उड़ता नहीं है, माने कि सिकुड़ता नहीं है। अब जब सिकुड़ेगा, अगर सिकुड़न होने लगेगा तो क्या होगा? दर्द होगा। तो ये क्या होता है? सिकुड़ता नहीं है, सूख जाने के बाद ही आराम से पड़ा हुआ रहता है इधर उधर, मतलब सिकुड़ता कुड़ता नहीं है, जिसके कारण इसका यूज जो होता है वो अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगला है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या जिंक ऑक्साइड का, या सिल्वर क्लोराइड का, या सिल्वर ब्रोमाइड का, या सिल्वर आयोडाइड का? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का। इसमें और भी चीज को मिश्रण किया जाता है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ हो गया, ये सबको चूर्ण मिला करके जो होता है वो इसका यूज किया जाता है। मतलब कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्षा कराने की इस प्रक्रिया को सीडिंग के नाम से जाना जाता है। क्या? तो सीडिंग के नाम से जाना जाता है। वर्षा कराने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीडिंग की प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? क्या मिट्टी के तेल का लैंप में, या फिर मोमबत्ती में, या सौर लालटेन में, या टॉर्च में?
बताना है कि इसमें किसमें जो होता है, इनमें से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत हुआ है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा ऊर्जा का स्रोत जो प्राचीन काल से चला आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन जो होता है वर्तमान समय में बहुत सारे टेक्नोलॉजी निकल गया जिसके सहारे भी जो होता है वो ऊर्जा को बनाया जा रहा है ना। तो ये क्या होगा, सौर लालटेन। सौर लालटेन जो होता है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण में क्या होगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ईंधन जो होगा वो कोयला होगा, ये सब जो होता है वो प्राकृतिक या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर धातु कौन है। पृथ्वी में उपलब्ध जो होता है वो सबसे कठोर धातु कौन सा है, क्या लैक्टिक एसिड है, हीरा है, स्फटिक है या सोना है, तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने पर क्या होता है। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने पर क्या होता है, गर्म मौसम, ठंडा मौसम, आंधी या झंझावात का संभावना रहती है या फिर शुष्क मौसम। तो बैरोमीटर अगर अचानक से गिर जाता है तो क्या होता है, तो आंधी एवं झंझावात की संभावना होती है। आंधी एवं झंझावात, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किससे, क्या ठोस में या गैस में या द्रव में या निर्वात में। तो ध्वनि तरंग आप लोग को पता है, हम बताए थे पहले भी कि ध्वनि तरंगे जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। ये ध्वनि तरंग जो होता है वो किसी ना किसी माध्यम को ढूंढती है, बिन माध्यम ही एको डेग नहीं चलेगा। ठीक ना, तो क्या होगा, निर्वात। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें, तो निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या अवरक्त लेंस का या उत्तल लेंस का या प्रकाशीय तंतु का या प्रिज्म का, किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाशीय तंतु यानी इंडोस्कोप का, किसका, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है वो पतला एकदम महीन जो होता है वो तार के समान होता है। तो इसके जो होता है वो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आंतरिक, जैसे पेट वगैरह में कहीं गड़बड़ी है तो वो सबको देखने के लिए जो होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है, मेन रूप से पेप्टिक अल्सर को देखने के लिए। ठीक है, अगला है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है, सापेक्ष आर्द्रता की माप किसके द्वारा की जाती है, क्या हाइड्रोमीटर, हैग्रोमीटर या पोटेंशियोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो ये सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा, तो हाइग्रोमीटर। और सापेक्षिक घनत्व बोल दे तो हाइड्रोमीटर, और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापी जाती है। ठीक है, अगला है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, क्या जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर डाइन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। क्या, तो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और डाइन जो होता है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। और एसआई पद्धति में क्या होता है, तो न्यूटन होता है। वाट जो होता है वो शक्ति का होता है। ये डाइन जो हो क्या, तो बल का एसआई, बल का सीजीएस पद्धति होता है, बल का सीजीएस पद्धति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। और न्यूटन की बात कर ले तो ये बल का एसआई यूनिट होता है, बल का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्या रेडियो या अवरक्त या ध्वनि या फिर प्रबैंगनी, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक खासियत होता है कि वो क्या करता है, तो वो माध्यम रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एकदम आराम से चलते रहता है अपने रास्ते पे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि जो होता है इसके लिए जो होता है वो ये तो निर्वात में गमन नहीं करता है, लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय की बात हो रही है तो विद्युत चुंबकीय कौन हो जाएगा, रेडियो, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य किरणें, ये सब क्या होती है, प्रकाश जो होता है ये सब क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते। क्यों, क्योंकि जो होता है ये जो होता है वो निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, लेकिन ध्वनि क्या होती है, जब ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो कौन सी तरंग है, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये यांत्रिक तरंग है। कौन सा, तो यांत्रिक तरंग का एक खासियत होता है कि ये जो होता है वो किसी ना किसी माध्यम के अनुसार ही चलेगा, ये निर्वात में नहीं चल सकता है। ठीक है,
तो 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट में जो है वो जरूर लिखें। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।